तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यही पढ़े थे ना, लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया गया था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बताया गया था कि जब कभी भी आप इन तीन फिंगर्स को, जो आपका लेफ्ट फिंगर है, उसको जो आप इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, इस प्रकार से कि तीनों फिंगर्स आपस में क्या हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो ये जो आपका थंब फिंगर है ये डिनोट करता है मोशन को, ये जो आपका फोर फिंगर है ये डिनोट करता है आपके मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो आपका मिडिल फिंगर है ये क्या डिनोट करता है? करंट को। और इसको बोलते हैं मोशन फील्ड करंट। और याद करने का क्या टेक्निक बताया था? याद करने का टेक्निक बताया था मदर फादर चाइल्ड। मदर विल डिनोट द मोशन, फादर विल डिनोट द फील्ड एंड सी इज चाइल्ड। अभी इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारा अगला हेडिंग है उसके अंदर हमें यही चीज चेक करना है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या होता है। तो हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक मोटर, आप इलेक्ट्रिक मोटर हेडिंग डालें, राइट। लिखें इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर लिखिए। अच्छा लिख नहीं रहे आप लोग, ओहो लिखना नहीं है, चलिए ठीक है। फिर ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या है उसको जरा हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये कैसे कन्वर्ट करता है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली क्या करना है? देखना है। और ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक मोटर है ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है? जिस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि करंट के फ्लो करने से ही मैग्नेट और करंट का मिश्रण ही क्या जनरेट कर रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब वो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करता है ये मैं आपको एक डायग्राम की मदद से सिखाता हूं कि कैसे ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये डायग्राम आप अपनी शीट में या जहां कहीं भी आप लिख रहे हैं वहां पे ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये डायग्राम को समझना। देखिए ये इस प्रकार से दो मैग्नेट होते हैं। ये एक मैग्नेट है, सपोज आई एम कॉलिंग दिस एज टू बी अ नॉर्थ पोल, और यहां पर एक मैग्नेट बना रहा हूं और इसे मैं मान रहा हूं दिस इज साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। यहां पर मैं एक करंट कैरिंग कॉइल बना रहा हूं, और ये जो करंट कैरिंग कॉइल है ये कुछ इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार से ये ऐसे आके और इस करंट कैरिंग वायर को मैं नाम देता हूं A, B, C और D। इस वायर को मैं जोड़ रहा हूं स्लिप रिंग्स से। किससे जोड़ रहा हूं? इसका नाम क्या है? स्लिप रिंग्स, सॉरी स्लिप रिंग्स नहीं, दिस आर कॉल्ड एज स्प्लिट रिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। यहां पे लगा हुआ है कार्बन ब्रश, यहां पे क्या लगा है? कार्बन ब्रश लगा है। और उस कार्बन ब्रश से आप क्या करते हैं? फिर एक इस तरह से बैटरी लगाते हैं, उस बैटरी के बगल में आप एक की डालते हैं, और इस तरह से आपका सर्किट क्या होता है? कंप्लीट होता है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। करंट का फ्लो किधर होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये हमारे करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा। अच्छा, सेकेंड चीज जो आपको पता है वो ये है कि फील्ड ओरिजिनेट कौन से पोल पे होता है? नॉर्थ पोल पे। और किस पोल तक जाता है? साउथ पोल तक। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया? फील्ड हो गया। कोई दिक्कत? यहां पर सेंट्रली एक इस प्रकार का शाफ्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? शाफ्ट। शाफ्ट समझते हैं? शाफ्ट बोलते हैं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें रोटेशनल एस्पेक्ट प्रेजेंट कराया जा सकता है। रोटेशनल एस्पेक्ट उसमें उसके साथ कराया जा सकता है। तो इस तरह का एक शाफ्ट प्रेजेंट होता है।
दिस इज एक्चुअली शाफ्ट, इसे आप क्या कहते हैं, एक शाफ्ट कहते हैं। वही वो शाफ्ट है जिस शाफ्ट के सहारे ये नाचेगा, क्योंकि मोटर में आपने देखा होगा ना, जहां कहीं भी मोटर होता है उस मोटर में एक घूमने वाली चीज रहती है ना बाहर निकली हुई, देखा होगा आपने ध्यान से। अब जरा यहां पर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं और देखें। उसको देखने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट एक बार टॉर्क क्या होता है उसको जाने। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये कोई एक शीट है या एक कोई पेपर है, यहां से अगर कोई शाफ्ट जोड़ा हुआ है, शाफ्ट मतलब ये फिक्स्ड है यहां से, अब इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं और इसके ऊपर मैं नीचे की ओर फोर्स लगाऊं तो ऐसे नाचेगा, नहीं नाचेगा, नाचेगा। सिमिलरली मान लीजिए मैं इधर से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं और इधर से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ऐसे नाचेगा, नहीं नाचेगा। ये क्लियर है कि ये नाच जाएगा। क्यों? बीच में अगर आप इसको हिंज्ड रखेंगे और दोनों एंड्स पर आप फोर्स लगाएंगे तो इस प्रकार से ये नाचेगा। ठीक है, यही चीज कुछ यहां पर भी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा उसको ध्यान दीजिए। आप सब लोग अपना लेफ्ट हैंड निकालिए। लेफ्ट हैंड जब आप निकालेंगे तो आपको अभी दो चीजें पता है, क्या क्या? यू नो दी फील्ड, यू नो दी करंट, यू वांट टू नो दी मोशन। तो आप क्या करिए, फील्ड को फिक्स कर दीजिए। फील्ड मेरा यू है, मैंने फील्ड को फिक्स कर दिया। एंड अभी करंट इस डायरेक्शन में, इस ए बी वायर में कहां करंट जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। फील्ड तो फिक्स है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो ये अंदर की ओर जा रहा है क्या? थंब इज गोइंग इनसाइड, थंब इनसाइड जा रहा है। अगर थंब इनसाइड जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है? इनसाइड में फोर्स लग रहा है। एंड सीडी वायर को जरा आप चेक करिए। सीडी वायर को जब आप चेक करेंगे, फील्ड अभी इधर है, करंट नीचे की ओर है, तो ये थंब आपका कहां आ रहा है? ऊपर की ओर आ रहा है। अगर ऊपर की ओर आ रहा है तो इस पे कहां लग रहा होगा फोर्स? ऐसे लग रहा होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब कभी भी किसी वायर के ऊपर दो एंड्स पर अलग अलग फोर्स लग रहे होते हैं और बीच से अगर वो हिंज्ड है तो वो क्या करता है? रोटेशनल इफेक्ट शो करता है। अब यहां के केस में कैसे मुड़ेगा? एक के ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है और एक के ऊपर अंदर, तो ऐसे घूमेगा नहीं घूमेगा, यानी ये जो है ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। अब ये ऐसे घूमता हुआ फिर पलटेगा, ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा? घूमने लग जाएगा। और जैसे ये घूमने लग जाएगा तो यहां पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? यहां पर एक ओमेगा पैदा हो जाएगा जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है। और जैसे ही ये घूमने लग गया, यहां पे आप पंखा लगा दो तो पंखा नाचने लग जाएगा। यहां पे आप एक मिक्सी का ब्लेड लगा दो तो वो मिक्सी का ब्लेड बन के काटने लग जाएगा। जो लगा देंगे वही यहां पर ये काम करने लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा किसे हम क्या बोलते हैं। डन। दिस इज कॉइल, नेमिंग कर लीजिएगा। दिस इज कॉइल, दिस इज मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, दिस इज कार्बन ब्रश, दिस इज स्प्लिट रिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग्स। ये स्प्लिट है ना, टूटा हुआ है ना, इसलिए इसका नाम क्या है? स्प्लिट रिंग्स। दिस इज स्प्लिट रिंग्स। और ये ऑब्वियसली बैटरी है जिसके बारे में आपको पहले से पता है। दिस इज बैटरी, ये बैटरी है। बस कार्बन ब्रश का क्या काम है? जो दो कार्बन ब्रश हैं वो एक्चुअली में ये जब घूम रहा होता है, ये घूमेगा ना, तो ये घूमेगा तो ये ऐसे एक बार इधर जाएगा एक बार उधर जाएगा, तो ये पोलैरिटी जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो ये बैटरी के साथ इस वायर का कनेक्शन क्या है? यहां तक तो पॉजिटिव आके रुका हुआ होगा, यहां नेगेटिव आके रुका होगा, पर ये तो रिंग्स ऐसे ऐसे नाच रहे होंगे। तो अभी ये पॉजिटिव है, जब ये घूम के ऐसे होगा तो फिर वो वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली इस साइड वाला जो भी वायर है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और ये वाला जो भी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। तो कोई तो एक ऐसी चीज चाहिए ना जो घर्षण मतलब घर्षण करके उसके ऊपर बार बार पोलैरिटी को चेंज कराए। तो यहां तक पॉजिटिव नेगेटिव आया हुआ है, बीच वाला वो ऐसे 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 क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? वो उस स्लिप रिंग के साथ कॉन्टैक्ट पॉइंट है। स्प्लिट रिंग और ब्रश दोनों क्या है? कॉन्टैक्ट है। कंटिन्यूअसली कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। कॉन्टैक्ट हुआ, फिर वो नाचने लग गए, फिर आधे साइकिल के बाद फिर कॉन्टैक्ट हुआ, फिर नाचा, फिर आधे साइकिल के बाद फिर कांटेक्ट हुआ। जब कांटेक्ट होगा तब उसको करंट मिलेगा, और जब करंट मिलेगा तो उसके ऊपर टॉर्क डेवलप होगा, यानी फोर्स डेवलप होगा। और फोर्स डेवलप होगा तो उसको क्या करेगा? नचाता रहेगा। वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा? नाचता रह जाएगा। दिस इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। इसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं।
तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कहां कहां यूज होता है आपको पता है। इलेक्ट्रिक फैंस में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, मिक्सर में यूज होता है, ग्राइंडर में यूज होता है, जूसर वगैरह में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में आपने देखा होगा कि वो भी घूमता है तो वहां मोटर लगा होगा तभी वो घूम रहा है, कंप्यूटर में होता है, हर जगह जहां कहीं भी सॉरी जहां कहीं भी कोई चीज घूम रही है, रोटेट कर रही है, वहां पे क्या लगा होगा, मोटर लगा होगा। डन, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो ये फोटो बना लिया आपने, वेरी गुड। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर आपने ये फोटो बना लिया और मेरे ख्याल से लगभग सारी चीजें इसकी आपको समझ में आ गई है, तो ये शीट का जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट कि जो भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं वो आप भी डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वो आपको क्या करेगा, लिखने के मेहनत से दूर ले जाएगा। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए ये खास मदद एक्स फैक्टर की तरफ से आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट, अगला जो हेडिंग है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ऑलरेडी इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इंडक्शन ऑफ करंट फ्रॉम दिस सर्किट टू अनदर सर्किट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। तो आप डेफिनेशन पढ़े, लिखा हुआ है, इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced current and induced potential difference in a conductor by changing the magnetic flux associated with the conductor। अब देखिए ये ना इतनी आसानी से नहीं हुआ। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। इसको करने के लिए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया गया। और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। क्या नाम था उनका, फैराडे। फैराडेज के एक्सपेरिमेंट से ही हमें यह पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है। अब इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो स्टेटमेंट है उसको जरा पढ़िए आराम से। इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced current। the moment I am talking about induction means from this circuit to another circuit, इस सर्किट का किसी और सर्किट में इंड्यूस करना। इंडक्शन कई प्रकार के होते हैं ना, दो प्रकार के इंडक्शन तो खैर हम लोग जानते ही हैं। एक होता पॉजिटिवली इंड्यूस करना, एक होता नेगेटिवली इंड्यूस करना। जैसे मान लीजिए क्लास में कई बार अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है पीयूष के जैसा। पीयूष क्या करेगा, पिक्चर आई अभी 83, क्या पिक्चर आई है 83। अब वो 83 पिक्चर देखने के लिए वो इंड्यूस कर रहा है। पर आप क्या, अब तो फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, सेकेंड टर्म में भी कोरोना प्रभावी है, तो ऑनलाइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या करेगा पढ़ के, ऑनलाइन में तो जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, तुमको भी पता है और हमको भी पता है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो खैर जीवन भर करना है। ये 83 आज रिलीज हुआ है, ये फिर दोबारा सिनी कॉम्प्लेक्स में नहीं लगेगा। तो आप चलो और पिक्चर देखो। तो पीयूष जैसा बच्चा इंड्यूस कर रहा है आपको क्या करने के लिए, और अच्छे से पढ़ाई कर, आपको इंड्यूस कर रहा है कि चलिए आप पढ़ाई लिखाई तो होता ही रहेगा, आप चलिए 83 पिक्चर देख के आ दें। और उसी टाइम पे एक और बच्चा होगा, वो अंजनी टाइप का, जो क्या बोल रहा है, ये पीक आते आते जनवरी 30 और 15 फरवरी तक कोरोना खत्म, मार्च में फाइनल एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, तो मान के चलो मस्ती करना है तो करो, मैं तो इससे बाहर हूं। और वो आपको सजेस्ट कर रहा है तू भी मत जा। ये भी एक इंडक्शन है, वो आपको इंड्यूस कर रहा है अच्छे कामों के लिए। एक दोस्त था जो आपको इंड्यूस कर रहा था बहुत अच्छे कामों के लिए, और एक दोस्त है जो आपको अच्छे काम के लिए इंड्यूस कर रहा है। तो पीयूष आज गलती से आया नहीं है, और एल्स वो मेरे को वो अलग आंखों से देख रहा होता मेरे को भी। खैर अगर वीडियो देखेगा तो शायद उसे अच्छा लगेगा कि उसके नाम का एग्जाम्पल गया आज की क्लास में। तो ये जो इंडक्शन है वो क्या होता है, इस पर्टिकुलर सिस्टम से सामने वाले सिस्टम में आप क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। अब अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो करंट तो डायरेक्टली इंड्यूस नहीं होगा। करंट को इंड्यूस करने के लिए और क्या चाहिए, पहले उसमें पोटेंशियल आना चाहिए तब ना करंट। तो पहले पोटेंशियल इंड्यूस होगा तब फिर करंट।
बिकॉज पोटेंशियल इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहले इंड्यूस्ड पोटेंशियल देन इंड्यूस्ड करंट, और ऐसा तभी होगा इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर। वर्ड क्या है? चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये चेंजिंग द मैग्नेटिक वर्ड तक तो ठीक था, ये फ्लक्स एक नया वर्ड आ गया। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स किसे कहते हैं? अब फ्लक्स को समझने के लिए एक चीज आपको समझनी होगी। मैं बेसिकली एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? किसी एक पर्टिकुलर एरिया से कुछ फील्ड लाइंस जब क्रॉस करते हैं तो उसे मैं फ्लक्स बोलता हूं। इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए हवा आपकी ओर से मेरी ओर आ रही है, ठीक है, और मेरा खिड़की जो है वो यहीं पर है, खिड़की जो है वो यहां पर है। हवा अगर ऐसे चल रही होगी और खिड़की यहां है तो सारी की सारी हवा यहां से पार हो जाएंगी। लेकिन अब आप सोचिए कि खिड़की तो यहीं है पर हवा ऐसे चल रही है। हवा कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है। हवा इज मूविंग फ्रॉम दिस, यानी एयर इज मूविंग फ्रॉम या विंड इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन एंड विंड इज हियर। हवा लगेगा आपको? कम लगेगा, उतना नहीं लगेगा जितना कि इस दिशा में। मैंने वैसे समझिए ऐसे एसी का जो फिन है, आप उसके सामने मुंह रखते हैं तो जितना हवा आता है, आप उसके बगल में खड़े होंगे तो उतना ही हवा आएगा क्या? नहीं आएगा। फिन के सामने रहेंगे तो आपको ज्यादा हवा आएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? इट इज विंड फ्लक्स। विंड उस पर्टिकुलर एरिया से वहां से क्या निकल रहा है? बाहर आ रहा है। तो जिस पर्टिकुलर एरिया से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करेगा उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको फ्लक्स समझ में आए। नाला देखा आपने? नाला, नाले में पानी जा रहा होता है। अब मान लीजिए नाले में 100% पानी को क्रॉस करना है, तो ईंटा अगर मैं ऐसे रख दूं, पानी जा पाएगा क्या? ईंटा, पत्थर नाले में सॉरी, नाला ऐसे है और आपने ईंटा यूं डाल दिया, पानी जाएगा? रुक जाएगा, पूरा रुक जाएगा। ऐसे कर देंगे तो चला जाएगा। ये क्या था? उस पर्टिकुलर नाले में से कितना पानी जा सकता है उसका फ्लक्स, तो उसको बोलेंगे वाटर फ्लक्स। पानी कितना चला गया पर यूनिट एरिया, दैट इज वाटर फ्लक्स। और हवा जितना जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज विंड फ्लक्स। तो पर यूनिट एरिया जितना मैग्नेटिक फील्ड, सपोज करिए यहां पर एक इस तरह का मैंने एक सरफेस लिया, ये एक सरफेस है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड उस पर जा रहे हैं, तो जितने ज्यादा फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस करेंगे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इतना ज्यादा होगा। मेरे को और इससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस ये जानना था व्हाट इज फ्लक्स। पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उस पर्टिकुलर जगह से क्रॉस करते हैं दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा किसी यूनिट एरिया से तभी इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। पर यूनिट एरिया से फ्लक्स के बढ़ने या घटने से इंड्यूस करंट पैदा होता है। यह किसने बताया हमें? यह हमें बताया फैराडे ने। फैराडे ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, वैसे तो क्लास 12th में है बहुत डिटेल में आपका एक्सपेरिमेंट, पर मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट को एक बार देखें। देख के एटलीस्ट आपको आइडिया लगेगा कि फ्लक्स को कैसे उन्होंने चेंज कराया। उन्होंने क्या किया, एक इस तरह का सोलोनॉइड लिया, इस तरह का क्या लिया? सोलोनॉइड। और इस सोलोनॉइड के साथ देखिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट मतलब अलग अलग सेटअप लिए होंगे जो हमारे साइंटिस्ट हैं। यहां पे उन्होंने क्या लिया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहां से इस तरह से करंट पास कर रहा था। ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये भी क्या होगा? साउथ पोल होगा। अब ये दोनों स्टेशनरी थे, ये दोनों स्टेशनरी थे। तो अच्छा यहां पे ना बैटरी नहीं लगाया गया, सॉरी यहां बैटरी नहीं, यहां गैल्वेनोमीटर लगाया गया। ये ऐसा था। तो क्या हुआ, जब इस पर्टिकुलर सर्किट से इसको नजदीक लाया गया, इस बार मैग्नेट को हम क्या किए? इसके करीब लेके आए। जैसे ही इसके करीब लाए, इसमें क्या दिखाई दिया? डिफ्लेक्शन। फिर यहां से नजदीक लाके मैंने यहां पे मैग्नेट को रोक दिया, फिर जीरो हो गया। फिर यहां से पीछे जब गया फिर डिफ्लेक्शन आया। तो जब ये मूव कर रहा था तो यहां पे क्या मिल रहा था? डिफ्लेक्शन।
जब ये मूव कर रहा था तो यहां क्या मिल रहा था, डिफ्लेक्शन मिल रहा था। लेकिन साइंटिस्ट फिर भी इससे सहमत नहीं थे कि मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस, अभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से उनको क्या कंक्लूड किया, मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूसेस फ्लक्स, इंड्यूस करंट, मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट। ये अभी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब मतलब फैराडे ने क्या किया, उन्होंने एक सोलोनॉइड लिया, उन्होंने क्या लिया, एक सोलोनॉइड लिया, और उस सोलोनॉइड में क्या किया, करंट डाला, और करंट डालने के बाद बैटरी डाल के इस प्रकार से, तो ये एक नॉर्थ पोल, ये एक साउथ पोल। अब जब नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा हुआ, अभी उसने क्या किया, इसको ऑन किया, ऑन किया, देयर वाज अ डिफ्लेक्शन, इसको ऑन किया, देयर वाज अ डिफ्लेक्शन, इसको ऑन करने के बाद फिर ये जीरो हो गया, फिर ऑफ किया, देन देयर वाज अ डिफ्लेक्शन, फिर ऑफ करने के बाद तो खैर बस उसी क्षण पर जब ऑन कर रहे थे तभी डिफ्लेक्शन आया, फिर उसका कांस्टेंट करंट हो गया, यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अब मूविंग मैग्नेट या मूविंग सोलोनॉइड का जो कॉन्सेप्ट था कि जब आप सोलोनॉइड को मूव कर रहे हैं, पहले एक्सपेरिमेंट उन्होंने सिर्फ सोलोनॉइड को, मतलब सिर्फ बार मैग्नेट को ही आगे पीछे नहीं किया था, बार को रोक के सोलोनॉइड को भी आगे पीछे किया था, फिर भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो पहले एक्सपेरिमेंट से उनको यह लग रहा था कि जब तक आप दोनों में से किसी एक को मूव नहीं करेंगे तब तक आपका इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा। पर सेकेंड सेटअप जब किए तो चूंकि साइंटिस्ट थे, सोच रहे थे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस बार उन्होंने दोनों में से किसी को मूव नहीं किया, सिर्फ इसको ऑन किया, यहां पे फिर भी डिफ्लेक्शन आया। तो जो मूविंग का कॉन्सेप्ट था उनके दिमाग में कि जब तक मूव नहीं कराएंगे तब तक करंट नहीं पैदा होगा, ये गलत हो गया। फिर जब इसको उन्होंने ऑफ किया, फिर यहां पे डिफ्लेक्शन आया। ऑन करने के समय डिफ्लेक्शन था, पर जब ऑन हो गया उसके बाद फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं। ये जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा तो उनको ये समझ में आया कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, क्या हो रहा था। वो अब क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जब वो मैग्नेट के टर्म्स में आपको दिखाता हूं, मैग्नेट ऐसा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये ऐसे जा रही होंगी, यहां से कुछ क्रॉस कर रही होंगी इसके अंदर से। जब ये इसके पास ला रहे थे तो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस की संख्या थी वो बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई। तो इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया से मैग्नेटिक फील्ड की संख्या बढ़ी, मतलब फ्लक्स बढ़ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। पहले कम था अब बढ़ गया, तो चेंज हुआ, चेंज हुआ तो यहां पे इंडक्शन हुआ। फिर यहां लाके रोक दिए, रोक दिए तो क्या हुआ, वो उतना ही फ्लक्स जा रहा था, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ नहीं रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे, तो फिर नो डिफ्लेक्शन। फिर यहां से जब वो पीछे लेके गए, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, पहले ज्यादा था बाद में कम हुआ, तो फिर फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पर यूनिट एरिया जा रहे थे वो कम हो गया, कम हुआ तो वापस से यहां पे डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। ये मेरे ख्याल से बार मैग्नेट वाला समझ में आ गया। अब मैं बार मैग्नेट को रोक दूं और सोलोनॉइड को ही आगे पीछे करूं तो भी वही होगा, एक ही बात है। पर ये तो पहला वाला कॉन्सेप्ट था जहां पे उसको मूविंग मैग्नेट से लग रहा था या मूविंग सोलोनॉइड से लग रहा था। इस वाले केस में ऐसा क्या हुआ, ये जो इस वाले में ऐसा क्या हुआ, इस वाले में ऐसा क्या हुआ, यहां तो कुछ मूव नहीं कर रहा है, पर जैसे ही आप इसे ऑन कर रहे हैं सडनली वहां पे क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बताया था कि सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कुछ लाइंस ऐसे जा रही होंगी। तो जब जैसे ही आप करंट स्विच को ऑन कर दें, सडनली द करंट इज नॉट 100 एम्पेयर और 10 एम्पेयर और 5 एम्पेयर, इट टेक सम टाइम। तो जो थोड़ा सा समय जिसमें करंट बढ़ रहा था, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। तो जैसे जैसे ये करंट बढ़ता गया वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ता गया। तो पहले कम था बाद में बढ़ रहा था, तो चेंज हुआ, चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन आया। एक बार पूरा बढ़ गया, करंट सैचुरेट कर गया, फिर चाहे आप इसको ऑन भी रख रहे थे तो भी यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। सेकेंड, जब आप इसको ऑफ किए तो ऑफ किएंगे तो क्या होगा, अभी मैक्सिमम था और धीरे धीरे जीरो हुआ होगा, तो वो भी फिर चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो वापस से डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। यहां से इन्होंने कंक्लूड किया कि मूविंग मैग्नेटिक फील्ड या मूविंग कॉइल डू नॉट प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट, चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट। लॉजिक क्लियर है कि चेंज इन फ्लक्स जो है वो इंड्यूस करंट पैदा करता है। यही लाइन मैं चाहता था आपको समझाना
कि इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट and potential difference in a conductor by changing the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड को जब आप चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को जब आप चेंज करते हैं, तब उस पर्टिकुलर कंडक्टर में क्या पैदा होता है? इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट डायरेक्ट पैदा नहीं होता, पैदा होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रिटर्न प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट, क्योंकि हम करंट नहीं पैदा कर सकते, हम ईएमएफ पैदा कर सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जब किसी सर्किट में पैदा होगी, ऑटोमेटिकली उसमें करंट फ्लो करेगा ही करेगा। ठीक है, एक नई चीज यहां पे मैंने गैल्वेनोमीटर बताई। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच कैन प्रिडिक्ट अ वेरी स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट। पर अमीटर का भी तो यही काम होता है। एमीटर इज ऑल्सो डिवाइस विच चेक्स द वैल्यू ऑफ करंट। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर? डायरेक्शन भी पता चलता है। एमीटर ओनली शोज द वैल्यू 0 से लेके 10, तो वो सिर्फ 0 से 5 एम्पेयर है, 6 एम्पेयर है, 10 एम्पेयर बताएगा। गैल्वेनोमीटर वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगा, इसलिए हमने इसको 0 पे रखा है। ये इस तरफ भी जा सकता है या फिर उस तरफ भी जा सकता है। देन कम्स सेकेंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्या क्या फैक्टर है जिस पे इंड्यूस करंट डिपेंड होता है? नहीं लिखे, वहां पे लिखा हुआ नहीं है, आप उसको लिख लें। The factor on which induced current depends are: पहला, number of turns in the coil, number of turns in the coil. Second, the strength of magnet, the strength of magnet. And third, the speed with which the magnet moves towards the coil. तो इंड्यूस करंट जो मूविंग मैग्नेट की वजह से पैदा हो रहा था, वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? 3 चीजों पे। कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, सेकंड है मैग्नेट कितना पावरफुल था, और थर्ड है कि आप कितनी स्पीड से उस मैग्नेट को उधर लेके जा रहे हैं। क्योंकि जितनी स्पीड से आप उसके पास लेके जाएंगे, उतनी तेजी से चेंज इन फ्लक्स आएगा, और जितनी तेजी से चेंज इन फ्लक्स आएगा, उतने आसानी से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। कोई डाउट? Then our next topic is Fleming's right hand rule. Fleming right hand rule as पहले से लेफ्ट आपको पता है, तो मेरे ख्याल से राइट में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फ्लेमिंग का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक क्लियर है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ कि फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, वैसे बहुत डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ते हैं इसके बारे में, पर अभी फिलहाल के लिए मेरे को लगता है आपको इतना जानना मोर देन सफिशियंट है। नेक्स्ट इज Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. अब फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो क्या है? व्हाट इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है, अब आप क्या करिए, वापस से वही तीनों फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसको वापस से आप स्ट्रेच करिए। इस प्रकार से स्ट्रेच करिए कि ये अभी क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, मदर फादर चाइल्ड, मोशन फील्ड करंट, कोई नाम में चेंज नहीं हो रहा है। बट यहां पे व्हाट वी वांट टू नो इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब आपको क्या क्या पहले से पता रहेगा? आपको मोशन पता होगा, आपको फील्ड पता होगा, एंड यू विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। यहां पे क्या पता होता था? यहां पे करंट पता होता था, फील्ड पता होता था, आप मोशन पता करते थे, तो ये मोटर हो गया। जनरेटर, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोशन आपको पहले से पता होगा ना, क्योंकि मैकेनिकल तो आप ही लगा रहे हैं, वो जनरेटर ऐसे हैं, घुमाते हैं आप। अब तो और घुमाने का सिस्टम और रहा नहीं, पर वो पुराना वाला जनरेटर होता था, आप उसको घुमाया करते थे, तो वो याद रखने के लिए सही है। और कब घुमाते हैं जनरेटर? जब इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तभी हम जनरेटर चालू करते हैं। तो जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है, फील्ड सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, आपको डायरेक्शन ऑफ क्या मिलता है? इंड्यूस करंट। लेफ्ट हैंड रूल आपको देता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट हैंड रूल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आपको यहां से मिलता है। ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हुआ, क्लियर होगा, हो गया होगा। वो मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूं कि व्हेन वी स्ट्रेच ऑल द 3 फिंगर्स, थंब, मिडिल फिंगर, ये एंड ऑल आर परपेंडिकुलर, वो लिखा हुआ है वहां पे। नेक्स्ट
फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था और फैराडे ने कैसे कंक्लूड किया कि किस प्रकार से करंट किसी भी कॉइल में फ्लो करती है। ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में एक सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है कि ईएमएफ जब कभी भी आप कैलकुलेट करते हैं किसी सर्किट पे, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करता है। नो करंट फ्लोस इन द सर्किट, फ्लोस इन द सर्किट। कोई करंट आपके उसमें फ्लो नहीं करता सर्किट में। जिस टाइम पे करंट नहीं फ्लो करता है उस टाइम पर जो किसी भी सोर्स, जिसको आप बैटरी कह सकते हैं, उसका बैटरी का जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, डिफरेंस इन पोटेंशियल है अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द टर्मिनल्स इज नोन एज ईएमएफ। वेरएज पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सो कॉल्ड रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी एक यूनिट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, व्हेन, कब? व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द वायर, करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है उस टाइम जो किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर हो गया या बैटरी हो गई, उसके अक्रॉस जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। डन? ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे भी समझ में आ गया कि किस प्रकार से फैराडे ने अपना एक्सपेरिमेंट किया है। देन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको समझ में आया, हाउ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वर्क्स। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का किस प्रकार से यूज होता है। डन? इससे आपका जनरेटर पता नहीं इस बार है कि नहीं टर्म 2 में, मोटर तो है, जनरेटर है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। अगर जनरेटर है तब तो ठीक है, और एल्स हम लोग चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। बिफोर बाइंडिंग ऑफ दिस चैप्टर और टुडेज लेक्चर, एक चीज बस आपको पता होना चाहिए, इंड्यूस करंट आपको कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। करंट बेसिकली कितने प्रकार का होता है मुझे बताइए। करंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। जो करंट हमें मिल रही है वो कौन सा करंट है? दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो करंट हमें बैटरी से मिलती है वो कौन सा करंट है? दैट इज अ डायरेक्ट करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट क्या होता है? 0। वेरएज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी क्या होता है? 50 हर्ट्ज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिख लें। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0, whereas frequency of AC is 50 hertz. Why direct current is called as direct current? Why direct current is called as direct current? ये बताना चाहिए आपको कि डायरेक्ट करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते क्यों हैं। डायरेक्ट करंट को इसलिए डायरेक्ट करंट कहते हैं बिकॉज वहां पे पोलैरिटी का चेंज नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन दी पोलैरिटी। पूरा का पूरा जो आपका करंट है वो ऊपर ही रह रहा है। जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट ही रहे, वो ऐसा भी हो सकता है, पर ऊपर ही रहना चाहिए, वो नीचे नहीं आना चाहिए। वेयरएज जब आप एसी की बात करते हैं तो एसी का जो करंट होता है वो साइनोसोडल भी हो सकता है, इस प्रकार से भी चलता है, वो इस प्रकार से भी चल सकता है। अगर ट्रायंगुलर वेव है तो ऐसा भी चल सकता है। पर एसी और डीसी में यही अंतर है कि इसके जो पोलैरिटी है वो हर बार क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। पर डीसी में क्या होता है कि उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करती है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट डीसी। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट डीसी। इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं? पल्सेटिंग डीसी। दिस इज कॉल्ड एज पल्सेटिंग डीसी। वेयरएज दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एसी। एसी करंट होगा या एसी होगा? डीसी का भी वैल्यू अप डाउन हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तो DC is direct current, AC is alternating current. AC current हो सकता है क्या? Can we say AC current?
एसी करंट जैसा कुछ नहीं होता, एसी ही डायरेक्ट वो करंट ही है। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। आप अल्टरनेटिंग करंट बोलिए या एसी बोलिए, एसी करंट अगर आप बोल रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, डीसी करंट जैसा कुछ नहीं होता, एसी करंट जैसा कुछ नहीं होता, इधर डीसी होता है नहीं तो एसी होता है, या अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट होता है। बहुत आदमी को आप देखिएगा बोलते हुए, दे विल टेल कि डायरेक्ट करंट एंड डीसी करंट एंड एसी करंट, तो वो एप्लीकेशन में नहीं है, वो गलत है। आप डीसी बोलिए या फिर एसी बोलिए। यहां तक आज की क्लास में रखते हैं। अगली क्लास में आपको जनरेटर और ट्रांसफार्मर पढ़ा के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।